हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम ये प्रॉब्लम करने जा रहे हैं और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कल ही एक स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया है इस प्रॉब्लम को अपलोड करने के लिए। सो उन्होंने कहा है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए विद दिस पर्टर्बेशन सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन को फाइंड आउट किया जाए। तो जस्ट फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसमें जो सेकंड ऑर्डर आपकी एनर्जी करेक्शन आएगी ना, आप अगर पर्टर्बेशन प्लस साइन के साथ ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं या फिर इसको ले रहे हैं, रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है, दोनों केसेस में अगर आप पर्टर्बेशन नेगेटिव वाली ले रहे हैं या पॉजिटिव वाली ले रहे हैं, आपके पास जो सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन आती है ना, वो आपके पास दोनों के लिए सिमिलर ही आती है। ठीक है, तो व्हाट अबाउट फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, अगर वो फाइंड आउट करना पड़े तो उसके बारे में भी मैं यहाँ पे बता दूंगी। स्टूडेंट्स को फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन चाहिए होती है, किसी को सेकंड ऑर्डर चाहिए होती है, तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इसकी क्या होगी, वो बहुत ही सिंपल है। इसलिए मैं फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फाइंड आउट करूँगी विद दिस पर्टर्बेशन फॉर द हार्मोनिक ऑसिलेटर, और फिर मैं सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन को फाइंड आउट करूँगी। तो ये आपके लिए अच्छा ही एक पॉइंट रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इस पर्टर्बेशन के लिए हार्मोनिक ऑसिलेटर को लेते हुए। अब ये आपने जहन में रखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों में आंसर सेम आएंगे। ठीक है, और ये सिर्फ इसके लिए ट्रू मैंने कहा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, देन हम सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे नीचे चैप्टर्स बना दूंगी, अगर आपको इसको स्किप करके सिर्फ सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन देखनी है तो आप उस चैप्टर में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चैप्टर्स बने होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन को फाइंड आउट करते हैं नाउ। एंड ये जो ए एक्स क्यूब है ना, तो इसको क्यूबिक पर्टर्बेशन कहते हैं फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, क्यूबिक। अगर ये ए एक्स टू द पावर 4 होता, ए कांस्टेंट है, कभी कभी आप अल्फ़ा इसकी जगह आ रहा होता है क्वेश्चंस में, कभी लैम्डा आ रहा होता है, तो दैट डजंट मैटर, प्रोसीजर सेम रहेंगे क्योंकि कांस्टेंट्स चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नोटेशंस है ना सिंपली। तो अगर ए एक्स की पावर 4 आती है तो इसे क्वाड्रिक पर्टर्बेशन कहा जाता है। जस्ट कि आपको नेम्स भी पता हों, अगर प्रॉब्लम में स्टेटमेंट्स में आपको इस नेम से कह दिया जाए कि क्वाड्रिक पर्टर्बेशन है फॉर एग्जांपल, या क्यूबिक पर्टर्बेशन है, जो कि ये केस बनता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्यूबिक पर्टर्बेशन कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फॉर क्यूबिक पर्टर्बेटिव हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, आप ये यहाँ तक ही जस्ट लिख सकते हैं, ये भी दैट्स इनफ ऑल्सो। तो हमें पता है कि एन शोज़ की स्टेट्स, और फर्स्ट ऑर्डर हम एनर्जी करेक्शन कर रहे हैं तो ऐसे, तो हम कैट ब्रा नोटेशन को यूज़ करेंगे। तो इसमें हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इज़ गिवन बाय कैट nth स्टेट, और यहाँ पे फिर पर्टर्बेशन। ठीक है, अगेन एन। ठीक हो गया, तो पर्टर्बेशन जो है वो है ए एक्स क्यूब या माइनस ए एक्स क्यूब, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। तो एन यहाँ पे पुट कर देते हैं ए एक्स क्यूब, यहाँ पे ऑपरेटर की फॉर्म में करना होता है ना, तो आप इसके ऊपर ये ऑपरेटर का साइन यहाँ लगा दें, तो दैट विल बी बेटर। ए विल कम आउट क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब आपके पास ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ना, इसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये स्केलर प्रोडक्ट है और ये ऑड इंटेग्रल बनता है क्योंकि एक्स क्यूब जो है ये एक ऑड फंक्शन है, जबकि ये एन और एन क्योंकि ये सिमिलर फंक्शन है ना, तो ये मिलके इवन फंक्शन बनाते हैं और ये बनता है ऑड फंक्शन। तो जब इवन फंक्शन मल्टीप्लाई होता है ना ऑड फंक्शन से, तो रिजल्ट ऑड फंक्शन होता है। तो ऑड फंक्शन का इंटेग्रल अवर सिमेट्रिक लिमिट्स जो होता है वो 0 होता है। यहाँ पे लिमिट्स होती है -∞ से +∞ तक, तो इस वजह से ये इंटेग्रल 0 हो जाता है। तो आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन आती है ना क्यूबिक पर्टर्बेशन के लिए, आप क्वाड्रिक पर्टर्बेशन जब लेंगे ना तो वो 0 नहीं आता। ठीक है, तो लेकिन ये जो क्यूबिक पर्टर्बेशन होगी, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑड फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो पर्टर्बेशन होगी, ए एक्स 5 के लिए भी यही सिचुएशन होगी, ए एक्स के लिए भी यही होगी, ए एक्स 7 के लिए भी यही होगी। तो ये जो ऑड पावर्स रखने वाली पर्टर्बेशन होती है ना, उनकी फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन 0 ही आती है। तो ये हमें मिल गई। तो अब हम सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन अब हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक हो गया, तो अब इसका हम सबसे पहले जनरल फार्मूला लिखते हैं कि वी नो दैट द सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन ई एन, सब्सक्रिप्ट में एन मीन्स कि ये क्वांटम नंबर शो करता है हार्मोनिक ऑसिलेटर की स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हुए, और ये जो ऊपर होता है ना, ये ऑर्डर करेक्शन का ऑर्डर बताता है कि किस ऑर्डर की करेक्शन है। तो ये सेकेंड ऑर्डर है, तो यहाँ पे 2 लिखना है। तो ये और समेशन एम इज़ नॉट इक्वल्स टू एन। ठीक है, और यहाँ पे कैट ब्रा नोटेशन हम यूज़ करेंगे, एम स्टेट पहले, फिर यहाँ पे आएगा एच प्राइम जो कि पर्टर्बेशन को शो करता है, यहाँ पे एन स्टेट, और ये एक और बार और इसका होल स्क्वायर आता है। ठीक है, ये बार होल स्क्वायर मीन्स इस टर्म को फाइंड आउट करना है और फिर उसका होल स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय आता है ई एन ऑफ 0th ऑर्डर एनर्जी करेक्शन एट nth स्टेट माइनस
ई एम यहाँ पे आता है एम, और ये भी ज़ीरोथ ऑर्डर ही, ठीक है। ये इसका जनरल फार्मूला है। तो हम अपने केस के मुताबिक इसको ढालेंगे। तो सबसे पहले एच प्राइम, क्योंकि हमें पता है पर्टिबेशन होती है, वो ए एक्स क्यूब है और माइनस ए एक्स क्यूब है। दोनों सिचुएशंस में आंसर आपका सेम आता है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वेयर है ना, तो माइनस का स्क्वेयर ख़त्म ही हो जाएगा। जब आप उसका स्क्वेयर लोगे ना तो माइनस का इफेक्ट ख़त्म ही हो जाएगा। तो इस वजह से मैं बता रही थी कि आप अगर प्लस ले रहे हो या माइनस ले रहे हो, दोनों का आंसर सेम होगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स आएंगे जिनके में भी आपको पॉजिटिव वाला दिया गया है क्वेश्चन में, तो आप इसके लिए ढूंढ रहे हैं, कुछ नेगेटिव वाला कर रहे होंगे, तो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं बता रही हूँ कि दोनों केसेस में आंसर आपका सेम आता है। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का भी, क्योंकि ये है ज़ीरो, तो ज़ीरो से नेगेटिव मल्टीप्लाई भी करें, दैट डजंट मैटर। और यहाँ पे अगर आप नेगेटिव पुट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव सिंपली आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है और ये माइनस से इंटू ज़ीरो भी ज़ीरो सिंपली, तो वो इन दैट रेफरेंस। तो आई मीन कि दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव लेके चल रही हूँ। तो अभी तो इसको यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो ई एन ऑफ 2 एम इज़ नॉट इक्वल्स एन, यहाँ पे ए एक्स, इसके ऊपर आपने ये बार ये हैट यूज़ करनी है ताकि शो हो कि ये ऑपरेटर है। तो ये इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेम चीज़ें हम दोबारा लिख देंगे। अब ये ए जो है, क्योंकि ये कांस्टेंट है और इसके ऊपर ये स्क्वायर भी है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो इन नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसको बाहर लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और यहाँ से ये ख़त्म, ठीक है। अब हमने इस समेशन को इवेलुएट करना है, और अगर वो हमें पता चल गया तो हमारे पास एनर्जी करेक्शन आ जाएगी। मैं इसको दोबारा लिखती हूँ और फिर हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो आपके पास जिस तरह की भी हो ना प्रॉब्लम, तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बस पर्टर्बेशन चेंज हो जाती है, तो उसके मुताबिक से थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होगी। मतलब फॉर्म तो ऑब्वियसली चेंज होती है, क्योंकि अब आपके पास पहले अगर यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वेयर आ जाए या इस तरह का कुछ। तो लेकिन आप सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हार्मोनिक ऑसिलेटर की किसी भी तरह की पर्टर्बेशन हो, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपने स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमने पर्टर्बेशन को यहाँ पे पुट कर दिया है, कॉन्स्टेंट्स बाहर ले लिए। अब हमने क्या करना है, हमने इस समेशन को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के इसे मैं 1 का नाम दे देती हूँ, इक्वेशन 1। तो अब हम लेडर ऑपरेटर को यूज़ करेंगे टू सॉल्व दैट समेशन थिंग, क्योंकि यहाँ पे हम सब कुछ जनरल लेके जा रहे हैं ना। तो लेडर ऑपरेटर्स हेल्प अस टू सॉल्व इट इन अ वेरी कन्वीनियंट वे, अदरवाइज़ वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले ये जो एक्स है, ये पोजीशन ऑपरेटर से हम कहते हैं, इसको हम इक्वल करते हैं लेट के ये एज कट बाय 2m ओमेगा। और ये हम ऐसे ही लेट नहीं कर रहे, ये पूरी एक फॉर्मुलेशन होती है जिससे हम ये पोजीशन ऑपरेटर को इन टर्म्स ऑफ लेडर ऑपरेटर्स शो करते हैं। तो हम वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम पोजीशन ऑपरेटर को इन टर्म्स ऑफ रेजिंग, दिस इज़ रेजिंग ऑपरेटर, ये प्लस वाला, और लोअरिंग ऑपरेटर की फॉर्म में अपीयर या एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये लेट हम कर लेते हैं कि एक्स जो है, लेट भी क्या करना मतलब है ही ऐसा, लेकिन वील टेक एक्स वार टू बी इक्वल्स टू दिस थिंग, ठीक है। ये होता है रेजिंग ऑपरेटर, इसको कहते हैं लोअरिंग ऑपरेटर। रेजिंग ऑपरेटर जब किसी कैट पे अप्लाई होता है ना, तो वो उसके आइगन वैल्यू को 1 यूनिट से इंक्रीज़ कर देता है। जैसे अगर a प्लस nth स्टेट पे अप्लाई होगा ना, तो वो उसकी स्टेट को चेंज कर देगा। यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा टाइम्स n+1, मतलब इसकी स्टेट को रेज कर देगा। ये पहले n थी, अब ये n+1 हो चुकी है। इसी तरह लोअरिंग ऑपरेटर जब n पे अप्लाई होता है तो उसकी स्टेट को लोअर कर देता है 1 यूनिट। तो ये अगर n है तो ये n-1 स्टेट बन जाती है फाइनल, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से सिचुएशन होती है। ये हम रिलेशन लिखेंगे और यही हम यूज़ करेंगे। तो वो आगे मैं प्रॉपर लिख दूंगी कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स कौन से आते हैं, वो भी हम देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे भी हम एक्स क्यूब ले लेते हैं। दोनों तरफ हम क्यूब लेंगे, तो होल क्यूब लेंगे, तो इसका क्यूब लेंगे, तो एज कट बाय 2m ओमेगा है, ये अंडर रूट होता है 1/2, और क्यूब है तो 3/2 ये हो जाएगी पावर, ठीक है। 1/2 पहले से था और मल्टीप्लाई 3 हो गया, तो 3/2 आ गया, और ये a प्लस a बार का क्यूब आ गया, ठीक है। दोनों तरफ हमने क्यूब ले लिया, तो क्यूब लेने के नतीजे में ये आया है। अब हमने इस चीज़ को कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ना ये सारी चीज़ फिर हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और वो फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो मेन चीज़ है इसको इवैल्यूएट करना, वहाँ पे पुट करेंगे ना, तो 1-2 स्टेप्स में फिर आगे ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो a प्लस a बार का क्यूब है। यहाँ पे ये ऑपरेटर्स जब होते हैं ना, तो उनका ऑर्डर बहुत मैटर कर रहा होता है। तो आप ये जब क्यूब फाइंड आउट करेंगे ना, तो उसका ऑर्डर का बहुत ही आपने ख्याल रखना है। तो क्यूब का क्या मतलब होता है, वो चीज़ अपने आप से ही 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है। तो इस तरह से, तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको इससे करते हैं। ऑर्डर मैटर्स, ये मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि आपने इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो पहले a है और फिर a, पहले इस a को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस a को इससे करते हैं, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ठीक है, बारी बारी। तो a को a से करेंगे तो a डॉट a ऐसे आपने लिखना है।
पहले ये आ रहा है ना, तो पहले इसको लिखना है फिर इसको लिखना है, प्लस फिर ये पहले है, फिर वो मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस से, ठीक है। फिर प्लस का साइन, ए प्लस पहले आ रहा है और ये ए से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ए प्लस डॉट ए प्लस, ठीक हो गया। और इनटू ये ए प्लस, ये ए और ए दोनों सेम ही हैं तो ए स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। ये प्लस ए प्लस हो गया, प्लस ए प्लस ए हो गया, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है क्योंकि ये ऑपरेटर्स हैं तो ऑर्डर मैटर्स, ठीक हो गया। और ए स्क्वायर बाय 2m ओमेगा, अब इसको इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले ए स्क्वायर है, पहले ये चीज़ आ रही है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ए स्क्वायर को इन दोनों से करते हैं, फिर इसको इन दोनों से, फिर इसको इन दोनों से, फिर इसको इन दोनों से, बारी बारी। तो ए स्क्वायर पहले है तो ये ए से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ए स्क्वायर फिर पहले ये मल्टीप्लाई होगा ए प्लस से, ठीक है। ये अब ये है, ये पहले इससे फिर इससे, तो ये पहली टर्म ये आएगी ए प्लस आएगी, फिर ये ए आएगा क्योंकि ये बाद में है, राइट पे है तो ये राइट पे ही आएगा, प्लस ये फिर अब इससे मल्टीप्लाई होगा ए प्लस प्लस। अब ये चीज़ हम कर चुके हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो पहले लेफ़्ट पे ये फिर राइट पे ये आएगा, तो लेफ़्ट पे हमने ये और राइट पे वो, प्लस लेफ़्ट पे ये राइट पे वो, ये भी सॉल्व कर लिया। अब ये वाला करते हैं, तो ये लेफ़्ट पे और ये राइट पे, ये लेफ़्ट पे ये राइट पे, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ठीक है। ये ए स्क्वायर, ये भी ए ही है ना, तो ये ए क्यूब सिंपली बन जाएगा, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर ए प्लस आ गया, ये ए प्लस ए, ये ऐसे ही रहने देना है, इसको इसके साथ स्क्वायर नहीं बना देना, बिल्कुल नहीं करना आपने, जैसा ऑर्डर है वैसे ही रहने देना। ए है, ये दोनों क्योंकि इकट्ठे ही हैं तो उनको बेशक आप ए प्लस स्क्वायर लिख लें स्पेस बचाने के लिए, लेकिन बाद में तो हमें सेपरेट इनको करना ही पड़ेगा। तो ये अब ए प्लस है तो ये ए है तो साथ में ही है तो स्क्वायर बना देते हैं, ए प्लस है ए प्लस प्लस ए प्लस स्क्वायर ए प्लस ये ए प्लस स्क्वायर है और ये ए प्लस ही, तो इसका क्यूब लिख देते हैं। तो ये हमारे पास एक्स क्यूब आ चुका है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये हमें ऑपरेटर मिल चुका है ये, ठीक है। ऑपरेटर हमेशा अपने राइट वाले जो होते हैं ना कैट्स, उन पे अप्लाई होता है, तो ऑपरेटर के राइट में है ये एन कैट, ठीक है। तो अब इस चीज़ को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, इस वाली चीज़ को अलग से, क्योंकि यहाँ पे ही करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगी, तो वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। इस इक्वेशन 1 का नाम दिया मैंने, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं, इस पर अप्लाई करते हैं एन कैट को और उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये है एक्स क्यूब, तो इस पर दोनों तरफ हम ये कैट अप्लाई करते हैं। तो मैं ये पहले ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ और फिर हम सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने एक्स क्यूब को यहाँ पे दोबारा लिख लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये कैट मैंने राइट साइड पे अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे भी हमने ये सारे ऑपरेटर्स हैं ना, लेडर ऑपरेटर्स हैं, तो इन सब के राइट साइड पे हमने इस कैट को लिखते जाना है। ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो ऐसे बाहर ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे भी आप जब राइट साइड पे कैट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी राइट साइड पे कैट अप्लाई किया, तो ये कैट क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है सारी क्वांटिटी से, तो हर किसी के राइट साइड पे आएगा, ठीक है। ये बाहर है ना, दोनों साइड पे हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये सबके राइट साइड पे अप्लाई होगा। तो ये क्या हम करेंगे कि ये ए क्यूब, इसके राइट साइड पे कैट आया, प्लस ए स्क्वेयर ए प्लस ये वाला लिखा और इसके राइट साइड पे भी कैट, प्लस ये वाला इसके राइट साइड पे भी कैट, ठीक है, प्लस फिर ये वाला इसके राइट साइड पे कैट और फिर ये वाला। ये आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये इस मेथड से ना काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाते होते हैं। तो इस तरह के जो भी आप देखेंगे ना, इस तरह की परटर्बेशन, इससे पहले मैंने 1-2 वीडियोस की हुई हैं, इसी मेथड से मैंने वो की हैं, तो वो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाती है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपके लिए ईजी होता जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि एक्स को क्या लेट करना है, ठीक है, इसके इक्वल लेट करना है, और इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, ये 2 रिलेशन जो मैं आगे प्रॉपर्ली लिखूंगी कि वो एक्चुअली में क्या है, वो पता होने चाहिए। तो ये प्रोसीजर यूज़ करते हुए आप हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस यही आपने स्टेप्स को फॉलो करना होगा जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये यहाँ तक हमने लिखा है और ये, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 टर्म्स थी, तो 8 टर्म्स मेरी यहाँ पे पूरी हो गई। आपने गिनते रहना है कि आप कोई मिस ना कर दें, क्योंकि ये लंबे लंबे टर्म्स होते हैं ना, तो कोई मिस हो जाए तो वो फिर आगे इशू बन जाता है, फिर मिस्टेक्स हो जाती है ना। तो
अब यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देती हूँ। अब हमने बारी बारी इन सबको सॉल्व करना है और लास्ट में हम यहाँ पे उसको पुट कर देंगे। ठीक है, इन सबको सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें सिचुएशन मिल जाएगी। तो अभी मैं लिखने जाती हूँ इनके रिलेशंस। नाउ वी नो दैट कि जब ए अप्लाई होता है किसी एम कैट पे, ठीक है, मैं एम कोई जनरल कैट ले रही हूँ, तो क्या होता है कि आता है अंडर रूट एम एज कांस्टेंट वैल्यू और कैट बन जाता है, उसकी वैल्यू मतलब लोअर हो जाती है। ये लोअरिंग ऑपरेटर है ना, इस कैट की आइगन वैल्यू को वो रिड्यूस कर देगा बाय 1 यूनिट। ये m-1 कर दिया और मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट अंडर रूट एम आता है। जब लोअरिंग ऑपरेटर का ये होगा, ये वाला सिचुएशन, जब रेजिंग ऑपरेटर किसी एम कैट पे अप्लाई होता है तो वो उसकी आइगन वैल्यू को रेज कर देता है 1 यूनिट, मतलब कैट को 1 यूनिट रेज कर दिया और इसकी ये जो वैल्यू आती है ना वो भी सेम ही आती है, बस लोअरिंग के केस में यहाँ पे एम आती है। तो ये आपने ये सिचुएशन याद रखनी है। ठीक है, अब इसको यूज़ करते हुए हम ये सारे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला ये है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें है ए क्यूब, ठीक है, ये इसको मैं 1 का नाम देती हूँ, जैसे नहीं नंबरिंग देते होते कि हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ए क्यूब इंटू ए, इसका क्या मतलब है, ए डॉट ए अप्लाई टू नैन वेक्टर कैट वेक्टर। पहले इसको इस पर अप्लाई करेंगे, आंसर जो आएगा उसको बारी बारी मतलब तीनों को सॉल्व करेंगे। तो ये ए डॉट ए पहले सेपरेट रहने देते हैं। ए जब अप्लाई होगा एन कैट वेक्टर पे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ से हम यूज़ करेंगे, ये ए है लोअरिंग ऑपरेटर, जब वो एन पे यहाँ पे एम की जगह फिर हमने यहाँ वाला कैट रिप्लेस कर देना है। ठीक है, हर बार हम ऐसे ही करेंगे, एम की जगह एन लिख देना है, मतलब यहाँ पे एम की जगह जो यहाँ पे सिचुएशन होगी ना वो लिख देनी है। तो यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन, यहाँ पे लिखते जाए एन, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। इसको रफ वर्क में आप अपनी आसानी के लिए ये एम की जगह जस्ट हमने ये वाली सिचुएशन पुट कर देनी है, तो ये क्या आ जाएगी ये। ठीक है, आंसर का क्या आ जाएगा, अंडर रूट एन, इस चीज़ का आंसर अंडर रूट एन इंटू n-1। ये अंडर रूट एन एक कॉन्स्टेंट है तो ये यहाँ बाहर आ जाएगा। ए डॉट ए फिर ये अप्लाई होगा इस कैट पे। अब कैट चेंज हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे कैट में जो होगा ना वो m की वैल्यू है, तो यहाँ पे m की वैल्यू जस्ट हमने रिप्लेस करते जाना है जो यहाँ पे है। तो ये a है, इसकी जगह m की जगह आपने n-1 लगाते जाना है, जहाँ जहाँ m आ रहा है उसकी जगह n-1। तो यहाँ पे आ जाएगा m की जगह n-1 अंडर रूट m की जगह n-1, क्योंकि यहाँ पे m है, यहाँ पे n-1 है उसकी जगह। तो जब आपने जस्ट m की वैल्यू पुट करते जाना है, m की वैल्यू फिर हर कैट के लिए डिफरेंट होती है ना, कैट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पहले n थी, अब ये n-1 कट हो चुका है, तो यहाँ पे m की जगह n-1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, m की जगह आपने n-1 ही पुट करना है और -1 तो पहले से ही मौजूद था, ये ऐसे m की वैल्यू क्या हो गया n-1। तो ये अब n-1 इंटू n-1 क्या होता है n-2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। इसकी जगह अब हम ये लिखेंगे, तो लिखते हैं अंडर रूट n-1 n-2 कैट आ गया। अब ये अंडर रूट n-1 जो था कैट के अलावा जो टर्म है ना वो कांस्टेंट होती है, तो ये बाहर आ जाएगी। अंडर रूट n डॉट अंडर रूट n-1, ठीक है, डॉट ए अप्लाई होगा अब n-2 पे। अब m की वैल्यू क्या हो चुकी है n-2 हो चुकी है, तो जहाँ जहाँ m आ रहा है वहाँ पे n-2 पुट करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपने हर किसी के लिए करना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। m की जगह आप हमने क्या पुट करना है n-2, ठीक है, तो अंडर रूट n-2 इंटू n-2 -1 आ जाएगा, तो ये n-3 बन जाएगा। तो ये यहाँ पे इसकी जगह लिखेंगे हम, तो ये आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो क्योंकि तीनों अंडर रूट है ना, तो एक ही अंडर रूट में हम इन तीनों को एज प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, n इंटू n-1 इंटू n-2 एक ही अंडर रूट में लिख दिया और ये बाहर है कैट, तो ये है a क्यूब n का आंसर। ठीक है, इसका अब इनको फाइंड आउट करेंगे हम सब। ठीक है, तो ये अब सेकंड है, ये है a स्क्वेयर a प्लस n, सबको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल लेज़ी नहीं बनना। a डॉट a प्लस और ये मतलब इसका ये है, तो सबसे पहले a प्लस अप्लाई हो रहा है n पे, इसको सॉल्व करेंगे। फिर ये सारी सिचुएशन, तो मैं एक पेज रख लेती हूँ साइड पे जिसमें मैं रफ वर्क करती जाऊँगी और यहाँ पे पुट करते जाएंगे। तो सबसे पहले a प्लस राइट साइड से आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, सबसे पहले a प्लस अप्लाई होगा n वेक्टर पे, तो a प्लस अप्लाइड ऑन n वेक्टर, इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा यहाँ से a प्लस अप्लाई हो रहा है ना m की जगह, यहाँ पे क्या है n, m की जगह हमने n लिखते जाना है, तो ये n+1 कैट पे। तो ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a डॉट a अंडर रूट n+1 और कैट में भी n+1। ओके, तो ये अंडर रूट n+1 बाहर आ जाएगा, तो a डॉट a अप्लाई हो जाएगा n+1 पे। अब a को अप्लाई करना है n+1 पे,
दोबारा हेल्प लेंगे, यहाँ से a अप्लाई हो रहा है n+1 पे, तो m की जगह यहाँ पे क्या है n+1, तो जहाँ पे m है वहाँ पे n+1 लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे n+1, यहाँ पे भी n+1, -1 पहले से मौजूद था, तो ये हो गया √n+1, -1 + 1 कैंसिल, तो ये आ गया n कैट। ठीक है, तो इस चीज़ का आंसर क्या आ गया, √n+1 इंटू n कैट। इसका आंसर आया है √n+1 और कैट है n, ये इधर आ जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा, ये दोनों सेम है। तो ए अब अप्लाई होगा n पे, ए जब n पे अप्लाई होता है तो अब इसको हमने फाइंड आउट करना है, यहीं से यूज़ करेंगे, m की जगह n लिखते जाएं, तो यहाँ पे √n n-1 कैट। ठीक हो गया, तो ये भी यहाँ पे अब हम लिख देते हैं। अच्छा, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जगह आप सिंपली n+1 लिख दें, और यहाँ पे आ जाएगा ये √n n-1 कैट के साथ, जैसे ये हमने देखा। ओके, तो ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब इसकी करेंगे, ओह नो, इसकी की है और इसकी की है, अब इसकी करेंगे, ये थर्ड है। तो a² a+ की है, अब a+a की करेंगे। ठीक हो गया, तो सबसे पहले a अप्लाई हो रहा है n पे, तो a जब n पे अप्लाई होगा तो ये जैसे मैंने बताया था वैसे ही हम करेंगे कि a n पे अप्लाई, m की जगह आपने n लिखते जाना है, तो ये सिचुएशन आ जाएगी √n और n-1। पहले मैंने काफ़ी डिटेल से किया, अभी आपको ये समझ आ गया होगा, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। तो √n बाहर आ जाएगा, a+ अप्लाई हो जाएगा n-1 पे। अब a+ को n-1 पे अप्लाई करना है। ठीक है, a+ ये है, इसको मैं लिखती हूँ रफ। ठीक है, a+ अप्लाई हो रहा है अब n-1 पे। आप देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो जनरल क्या है ये, अब m की जगह हमने क्या लिखते जाना है n-1। ठीक है, ये है ना m, a+ अप्लाई हो रहा है ना किसी कैट पे, तो m की जगह हमने n-1 लिखते जाना है। तो यहाँ पे लिखते हैं √m की जगह n-1 और +1 पहले से मौजूद था, कैट में भी n-1 और +1 पहले से मौजूद था, मतलब m की जगह n-1 आप लिखते जाएंगे, तो आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा -1 +1 कैंसिल हो जाएंगे इधर दोनों में, तो ये √n और √n के साथ कैट bn का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब a बच गया है, तो √n इंटू n का कैट, √n बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा √n का, जो कि n बन जाएगा। फिर ठीक है, फिर ये a जब n कैट पे अप्लाई होता है तो हमें पता है कि आंसर क्या आता है, आंसर आता है ये m की जगह n लिखते जाएं, तो ये √n कैट n-1, तो ये n कैट n-1 ये तीसरे का आ गया है इसका। अब a+ स्क्वायर का करते हैं, 8 टर्म है ना, 8 टर्म्स को हमने कैलकुलेट करना है, तो a+ स्क्वायर तहमुल से करना है, पेशेंस रखना है, हो जाएगा ये। यही एक लेंथी पार्ट है, आगे ईजिली ये हो जाएगा सॉल्व। तो a+ स्क्वायर, तो अब ये अप्लाई करते हैं, ये पहले इनको इलादा लिखें, अकेला कर दें इनको। ठीक है, अब सबसे पहले ऑर्डर में ये अप्लाई हो रहा है इस पर। ठीक है, a+ अप्लाई हो रहा है n कैट पे, तो आंसर क्या आएगा, हमने देखा था n+1 अंडर रूट के साथ, और कैट में भी n+1। m की जगह जस्ट n रिप्लेस कर देना है, यहाँ n है ना, m की जगह n लिखते जाएं, जो यहाँ पे होगा ना m की जगह आपने वो रिप्लेस करना होगा, तो यहाँ सिंपल n है तो m की जगह n लिखते जाएं, तो वही सिचुएशन आ जाएगी। तो ये √n+1 कैट में n+1। ठीक है, तो अब नेक्स्ट n+1 बाहर आ जाएगा, a+ अगेन अप्लाई होगा n+1 पे ही। ठीक है, n+1 पे अप्लाई होगा, तो अब a+ n+1 पे अप्लाई हो रहा है। अब m की जगह आपने, यहाँ m है तो यहाँ पे n+1 है, n+1 आपने m की जगह लिखते जाना है, तो यहाँ पे √m+1 है, m की जगह n+1 लिखेंगे, और +1 पहले से ही मौजूद था, तो ये √n+2 आ गया, और ये आ गया कैट में भी n+2, तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे। अब a अप्लाई होगा इस पर, तो ये पहले इनको a की अंडर रूट में कर देते हैं, क्योंकि दोनों अंडर रूट हैं, तो ये n+1 इंटू n+2 सेम अंडर रूट में a अप्लाई होगा n+2 पे। अब ठीक है, अब a अप्लाई करते हैं n+2 कैट पे, तो ये m की जगह n+2 हमने पुट करते जाना है। -1 पहले से था, m की जगह मैंने ये n+2 लिख दिया, यहाँ पे भी m की जगह n+2, तो जो यहाँ पे होगा ना m की जगह आपने वो पुट करते जाना है, आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। इसका आंसर ये है n+2 अंडर रूट के साथ, और ये n+1। तो यहाँ पे स्पेस कम है, लेकिन यहीं पे फाइनल आ जाए तो अच्छा है, लेकिन चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। √n+1 इंटू n+2 तो पहले से मौजूद था। ठीक है, एक और √n+2 आ गया, इसकी वजह से और
n+1 कैट आया, ठीक है। और ये फोर्थ वाले का हमारे पास आ चुका है। ये n+2 का अंडर रूट सेम कर देते हैं, ये अंडर रूट n+1 है, ये अंडर रूट उनके मैं सेपरेट कर रही हूँ क्योंकि n+2 के 2 आ गए ना, तो ये इनका स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो ये n+2 इंटू अंडर रूट n+1 इंटू n+1 कैट आ गया, ठीक है। ये फोर्थ वाले का, ठीक है, फोर्थ टर्म का। अब फिफ्थ टर्म का करते हैं। 1 2 3 4 टर्म होगी, ये फिफ्थ टर्म है, a+a² अप्लाइड होना है, ठीक है। तो ये a+.a.a, कुछ हमने कैट्स पहले इससे सॉल्व किए होंगे ना, तो यहाँ पे कुछ डायरेक्ट भी हो जाएंगे। अब जैसे a और n वाला ये हमने सॉल्व किया हुआ है, ये रफ में ये, तो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। a कैट पे जब अप्लाई हुआ तो ये a जब इस पर अप्लाई हुआ तो ये आंसर है, लिख देते हैं। इसलिए आपने ये रफ़ वाला जो है ना नीट सा ही करके लिखना है। यहाँ पे मैं ज़्यादा कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आपने यहाँ पे साइड पे रफ वर्क बनाते हुए इसको लिखना है, या जैसे भी आपके लिए इजी हो, और इसको सेव रखना है ताकि आपका कुछ काम डायरेक्ट हो सके, टाइम सेव हो कर सकें आप। तो ये a+√n में बाय ले लेती हूँ, a+.a ये लिखा और ये कैट लिख दिया। a जब n-1 पे अप्लाई हो तो ये सॉल्व नहीं हुआ हमारे पास, ठीक है, तो ये सॉल्व करना होगा। तो ये करते हैं अंडर रूट n एज इट इज़, a+ एज इट इज़, इसको सॉल्व करते हैं। और ये क्या है, a अप्लाई हो रहा है n-1 कैट पे, तो a ये है, m की जगह n-1 पुट करते जाएं, m की जगह n-1 पुट करते जाएंगे, ये आ गया, ये n-2 हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर बन चुका है। अब मैं इसको लिखती हूँ यहाँ पे n-1 और ये n-2, ठीक है। ये अंडर रूट बाहर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला कैट भी हमने पहले सॉल्व नहीं किया हुआ, तो ये फिर से करेंगे हम। a+ जब n-2 पे अप्लाई हो तो ये है वो, तो m की जगह हमने n-2 पुट करते जाना है। तो अंडर रूट n-2 + 1 पहले से मौजूद, n-2 + 1 प्लस, ठीक है। m की जगह मैंने क्या लिख दिया है, n-2, ठीक है, रिप्लेस कर दिया। तो ये -2 + 1 क्या होता है, -1, तो ये आ गया है ऐसे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, अंडर रूट n-1 पहले से था एक, ये इसका आंसर आ चुका है। ये अंडर रूट और ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो सिंपल n-1 आ जाएगा, ठीक है। n-1 इंटू अंडर रूट n, ये मैंने पहले लिख दिया इसके बाद में, और ये फिफ्थ का आंसर बन चुका है। अब सिक्स्थ सिचुएशन, अब 3 ही रह गए, थैंक गॉड। 1 2 3 4 5 हो गए, सिक्स्थ ये है, a+a+, कंफर्म कर लेते हैं, ये था, यस। a+ जब n पे अप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये हमने पहले सॉल्व किया हुआ है, ये तो ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये मैं लिख लेती हूँ। अब अंडर रूट n+1 आएगा और n+1 कैट के साथ, अंडर रूट n+1 हम बाहर ले लेंगे और कैट को अंदर रहने देंगे। अब a अप्लाई हो रहा है n+1 पे, ठीक है। हम देखते हैं कि ये पहले हमने सॉल्व किया हुआ है, a जब अप्लाई हो n+1 पे, तो ये हमने किया हुआ है, ठीक है, और उसका आंसर ये आया था, तो ये अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। a जब n+1 पे अप्लाई होगा तो आंसर आया था अंडर रूट n+1 इंटू n कैट, ये और ये इसका स्क्वायर बन जाएगा और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और n+1 सिंपली आ जाएगा। और यहाँ पे a+ अप्लाई होगा n पे, a+ जब n पे अप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। a+ जब n पे अप्लाई होगा, यहाँ पे n कैट है ना, तो वो आंसर उसका बनता था, और वो है अंडर रूट n+1 इंटू कैट भी n+1, ठीक है। ये 6 वाला हो गया। अब 7 वाली टर्म करते हैं। ये 7 टर्म है, a+ स्क्वायर और a+ 2 दफ़ा मतलब, ठीक है। और ये इसको हमने पहले से सॉल्व किया हुआ है, जैसे वही इसका आंसर आएगा, वो क्या है, अंडर रूट n-1, ठीक है। ये अब अंडर रूट n बाहर आ जाएगा, a+ n-1 पे अप्लाई होगा, a+ जब n-1 पे अप्लाई होगा तो हमने ये पहले से सॉल्व किया हुआ ये, ठीक है। इसका आंसर आया था अंडर रूट n इंटू n कैट, अंडर रूट n में पहले ही बाय ले लेती हूँ और अंदर कैट को रहने देती हूँ, ठीक है। ये इसका स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो n ही आ जाएगा। a+ जब n पे अप्लाई होता है तो हमने ये पहले से सॉल्व किया हुआ है कि क्या आंसर आता है, ये आता है, ओके। जैसे यहाँ पे लिखा था ना, वही 7 वाला होगा। अब 8 वाला था a+3 अप्लाइड ऑन n,
तो ये ए प्लस क्यूब मीन्स ए प्लस डॉट ए प्लस, तो ए प्लस जब अप्लाई होता है एन पे तो आंसर क्या आता है, ये भी अभी हमने लिखा था n+1 आता है और कैट भी n+1, अंडर रूट n+1 बाहर आ जाएगा, ए प्लस डॉट ए प्लस अप्लाइड ऑन n+1, ठीक है। तो ये अंडर रूट n+1 ए प्लस डॉट, अब इसका आंसर देखते हैं क्या आता है, ये पहले हमने सॉल्व किया हुआ है क्या, यस, ए प्लस अप्लाइड ऑन n+1 कैट गिव्स दिस अंडर रूट n+2 और कैट भी n+2, अंडर रूट को बाहर ले लेते हैं और एक ही अंडर रूट में दोनों को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। ए प्लस जब n+2 पे अप्लाई होगा तो क्या आएगा, ए प्लस जब किसी पे अप्लाई होता है ना वो उसकी ये n+2 तो ये आता है अंडर रूट n+3 कैट भी n+3, बस इसमें एक 1 1 ऐड कर दो अंडर रूट में भी और कैट में भी, ये ए प्लस का हमेशा ऐसे ही आता है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। अंडर रूट सेम कर लेते हैं तीनों का, n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 कैट है n+3 का, ठीक है। तो वन का ये आंसर है, 2 का ये आंसर है, 3 का ये आंसर है, 4 का ये आंसर है, 5 का ये आंसर है, 6 का ये आंसर है, 7 का ये आंसर है, 8 का ये आंसर है, मतलब ये हमने लिखा है। सारी टर्म्स हमें मिल चुकी हैं, अब हमने इनको पुट करना है। पुट कहाँ पे करना है, हमने इक्वेशन 2 पे करना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 में मैं अब बारी बारी पुट करना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे मैं करती हूँ, तो ये x³ एन कैट इक्वल्स ये h/2 mm आएगा, तो एज इट इज़ रहेगा 3/2। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, a³ एन कैट, इसका आंसर क्या आया था, ये आया था, या ये मैंने a के अंडर रूट में करके लिख दिया था ये वाला, तो ये मैं लिखने वाली हूँ अंडर रूट n इंटू n-1 n-2 और कैट में है n-3, ठीक हो गया। फिर प्लस का साइन, फिर सेकंड का रिजल्ट लिखना है, सेकंड का रिजल्ट ये है, ये मैं लिख रही हूँ n+1 इंटू अंडर रूट n-1 कैट, ठीक है। प्लस अब थर्ड का रिजल्ट, थर्ड ये है, उसका रिजल्ट ये है, ये थर्ड आ गया। अब फोर्थ का रिजल्ट लिखना है, फोर्थ का रिजल्ट नेक्स्ट पेज पे है, ये n+2 इंटू अंडर रूट n+1 और कैट भी n+1, ठीक है। फिर प्लस का साइन, फिर फिफ्थ का रिजल्ट लिखना है, फिफ्थ का रिजल्ट ये है, ये मैं लिख रही हूँ। अब सिक्स्थ का रिजल्ट ये है n+1 इंटू अंडर रूट n+1 कैट है n+1 प्लस फिर ये, और लास्ट जो है एट्थ, जो कि हमने अभी ये फाइंड किया है अंडर रूट वाला, ये लिखेंगे। बहुत सारी चीज़ें भी कैंसिल आउट हो जाएंगी, जो सिमिलर कैट वाले होंगे ना वो आपस में सॉल्व हो सकते होते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे एक्स वाले एक्स के में ऐड हो सकते हैं, वाई वाले वाई में, तो इसी तरह सिमिलर कैट वाले आपस में सॉल्व हो सकते हैं, डिफरेंट कैट वाले नहीं। तो ये n-3 वाला कैट और किसी में है ही नहीं, तो ये और सॉल्व नहीं होगा, ये यहीं तक रहेगा और ये वाला भी। लेकिन n+1 और n-1 वाले कैट यहाँ पे हैं, जैसे n-1 वाला कैट ये भी है, ये भी है और ये भी है n-1 वाला, n+1 वाला ये भी है, ये भी है, ये वाले, तो ये भी सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले हम ये वाला करते हैं n-1 कैट वाला, तो ये इनको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, इनको सॉल्व करते हैं। ये मेरे रफ वर्क में सॉल्व करके इनके पुट कर दूँ, ठीक है, वो ज़्यादा आसान रह जाएगा हमारे लिए। तो ये वाली टर्म्स एज इट इज़ सारी आएंगी, तो या फिर मैं इसे प्रॉपर्ली कर देती हूँ, क्योंकि आपने पेपर में तो प्रॉपर्ली करना होगा ना, स्टेप खा तो नहीं सकते आप स्टेप्स को, तो ये मैं लिख देती हूँ, इसी के साथ ही हम कर देते हैं। तो ये एज इट इज़ रहेगा, तो जिनके कैट सेम है ना वो इकट्ठे लिख लेते हैं। तो ये n+1 अंडर रूट n के साथ n-1 कैट, और ये वाला इकट्ठा लिख दिया, ठीक हो गया। अब इन तीनों को इकट्ठा लिखते हैं जिनका कैट n+1 है, इस चीज़ को कैट कहते होते हैं, ठीक है। ये जो होता है एंगल ब्रैकेट में जो हम लिख रहे होते हैं, और ये लिख दिया मैंने, ये n+1 है, ये मैंने ये यहाँ पे लिखा है ये वाला, और ये वाला ये लिखा है, ठीक है। अब ये वाला मैं लिख रही हूँ
और ये लास्ट वाला जो कि सॉल्व नहीं होगा फर्दर, लेकिन लिखना तो है। ये मतलब नेक्स्ट स्टेप्स में सॉल्व होगा। सो अभी ये हमने कर दिया। अब ये 3 सॉल्व होंगे और ये 3 आपस में सॉल्व होंगे। तो ये जो है ना √10 n-1 ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो ये एक बार इसके साथ आएगा, एक बार इसके साथ। इसी तरह ये वाला भी n-1 से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला मुझे अब रफ में करना पड़ेगा क्योंकि दोबारा मैं सारा लंबा नहीं लिख सकती। तो ये मैंने अभी साथ में लिख दिया है ना, तो ये मैं साथ में, आप ये सारा पीछे लिखें और फिर इसको जो मैं अभी करूँगी वो करें, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये साथ साथ। तो ये मैं ये वाली 3 टर्म्स सॉल्व करने जा रही हूँ, ठीक है, रफ में। ये मैं 3 लिखी हैं, ये तीसरी टर्म आ गई है n-1 कैट वाली, ठीक है। तो ये चीज़ इसके साथ भी आएगी, इसके साथ भी आएगी। तो n पहले एज इट इज़, ये चीज़ आएगी, फिर इसके साथ भी +1 के साथ मल्टीप्लाई होकर वही टर्म आ जाती होती है ना, तो ये एज इट इज़। ये वाला तो था, इसमें कोई ऐसी टर्म है ही नहीं जो मल्टीप्लाई हो। कैट को नहीं आपने समझ लेना कि कैट के साथ अंदर कैट वाला आपने कला कला ही रखना है, उसको नहीं डिस्टर्ब करना। ये जो टर्म्स होती है ना उनको आपने मल्टीप्लाई करना होता है। कैट के साथ ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि ये सारी टर्म इसके साथ भी और इसके साथ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। अब ये चीज़ n के साथ आएगी और -1 के साथ भी माइनस का साइन और √n n-1 कैट। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये तीनों सिमिलर टर्म्स हैं और प्लस में है n/n n-1, ये भी n/n n-1, तो ये 3n √n n-1 आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। तो ये जो 3 टर्म्स है ना n-1 कैट की, इसका आंसर क्या आ चुका है 3n √n n-1, ओके। अब ये जो n+1 कैट के साथ है मैं अब इनको सॉल्व करने जा रही हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे ये लिखने जा रही हूँ इनको। तो n+2 इंटू √n+1 कैट है n+1 का, प्लस n+1 √n+1 कैट है n+1 का, प्लस n/n+1 कैट n+1 का, ठीक है। तो मेक श्योर आपने सारी टर्म्स लिखी हों, कोई भी मिस ना की हो, ओके। तो ये मैंने तीनों टर्म्स लिख दी हैं। तो सॉल्व करते हैं। अगेन वही होगा कि जी n+2 है ना, तो ये चीज़ इसके साथ भी आएगी और इसके साथ भी आएगी। तो n ये एज इट इज़ और इसके साथ आपने ये लिखना है n+1 कैट भी n+1, फिर प्लस का साइन बड़ा 2 के साथ √n+1 और ये n+1 कैट, इसके साथ भी यही होगा। n के साथ ये सारी टर्म, +1 के साथ भी ये सारी टर्म, n के साथ √n+1 कैट भी n+1, +1 के साथ मल्टीप्लाई होकर वही टर्म आ जाती होती है, तो ये आ गया, ठीक है। प्लस ये तो एज इट इज़, ठीक हो गया। अब सिमिलर टर्म्स जो होंगी ना वो एक दूसरे में ऐड हो जाएंगी। तो ये n+1 अंडर रूट के साथ ये भी है, ये भी है, हाँ ये सिर्फ है, ये तीनों सिमिलर टर्म्स हैं, ये 3 ऐड हो जाएंगी और आ जाएगा 3n √n+1, बिल्कुल सिमिलर टर्म्स है ना, ये इसलिए ऐड होगी। प्लस और ये 2 सिमिलर टर्म्स हैं, इसमें भी 3 आ जाएगा √n+1 और कैट n+1। अब इसमें कॉमन आ रहा है, देख सकते हैं हम 3 कॉमन आ रहा है और √n+1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। और कैट कॉमन आ रहा है, वो राइट पे ही आप हमेशा कॉमन लेते होते हैं। उधर अंदर क्या बच गया, यहाँ पे बच गया n, बाकी सब कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पे सारा ही कॉमन ले लिया तो ये 1 बच गया, ठीक है। तो आंसर आ चुका है 3 × n+1 √n+1 और ये n+1 कैट, ओके। तो इन तीनों का रिजल्ट क्या आ चुका है ये, और पिछले तीनों का ये रिजल्ट आ चुका है। ये पहले और आखिरी टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी। अब इसको हम लिखते हैं। तो ये वाली टर्म तो एज इट इज़ ही रहेगी, ठीक है। ये तीनों टर्म्स का हमने सॉल्व किया था, वो आया था 3n √n और कैट इसका n-1 था, ठीक है। प्लस और जो n+1 कैट वाली 3 टर्म्स थी ये, उसका रिजल्ट आया 3 × n+1 का अंडर रूट, जिसे 1/2 पावर भी हम कह सकते हैं, यहाँ पर अंडर रूट ही लिख दें ये। और आखिरी टर्म तो एज इट इज़ ही आती होती आएगी ये वाली, तो वो मैं एज इट इज़ ही लिख रही हूँ। ठीक हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब हम एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव पे आ चुके हैं, ठीक है। अब हम हमें पता है कि जो वहाँ पे था कैट ब्रा मिल के, वो ऐसे लिखा हुआ था ना, सॉरी ये x³ की फॉर्म में, ठीक है।
प्रीवियसली, इसको हमने इक्वेशन पता नहीं कौन सा नाम दिया था, इक्वेशन 1 का नाम दिया था। ठीक है, हमने इस पार्ट को सॉल्व कर लिया ना, तो साथ में मैं ये भी लिख रही हूँ। ठीक है, ताकि डायरेक्टली पुट करते जाएंगे। तो ये मैंने लिख दिया है, इसका स्क्वायर लेंगे तो वो वैसे सिचुएशन समेशन डाल देंगे, वो आगे हम करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे ब्रा भी आ, इसको ब्रा वेक्टर कहते हैं, इसको कैट वेक्टर कहते हैं। जो राइट पे होता है वो कैट वेक्टर, जो लेफ्ट पे होता है वो ब्रा वेक्टर, दरमियान में होता है ऑपरेटर। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 जो है ये कैट के साथ ऑपरेटर आ चुका है। अब इसके जो लेफ़्ट साइड है उस पर हम अगर ये ब्रा वेक्टर लिख देंगे ना, तो ये चीज़ हमें उसके इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो ये हम लिखते हैं एच कट बाय 2m ओमेगा 3/2। तो यहाँ पे ये जो m है ये हमने इस कैट के लेफ़्ट पे लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ बाहर ही रहेगी और यहाँ पे यहीं पे मैं ये लिख देती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा m। ठीक है, सारे जो कैट है ना उनके साथ ये आपने एंगल ब्रैकेट और m लिख देना है, सारे कैट। ये जैसे ये कैट था ये सबके लेफ़्ट पे, तो ये आपके पास इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी कैट आ रहे थे ना उसके लेफ़्ट पे m लिख देना। ये मैं अपनी स्पेस बचाने के आपको तो नेक्स्ट स्टेप में ये लिखना पड़ेगा। ये लिखते हुए आपने कैट के साथ लेफ़्ट पे ब्रा वेक्टर लिख देना है m के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में m था। ठीक है, अब इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 जिसे हमने नाम दिया था। ठीक है, और इक्वेशन 1 थी हमारी EN(2) और बाहर था a का स्क्वायर। ठीक है, समेशन m इज़ नॉट इक्वल्स टू n, और ये था कुछ ऐसे। अभी हमने डिनोमिनेटर्स को भी फाइंड आउट करना है, लेकिन वो इजीली आ जाएगा, नो वरीज़। तो अब ये होगा कि जब पुटिंग करेंगे आप, ठीक है, इसमें तो ये समेशन साइन सब में सेपरेट। ठीक है, और ये सारी टर्म आ जाएगी। ठीक है, ये समेशन साइन आप लिखेंगे। ओके, और हर टर्म ये टर्म सब पे सेपरेट ये समेशन आएगा, और सब पे सेपरेट ये स्क्वायर आएगा, और उनका सेपरेट EN(0) माइनस EM(0) आएगा। ठीक है, आई मीन के ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं ना, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये भी तीनों के साथ आप सेपरेट लिखेंगे। ठीक है, इनका होल स्क्वायर हर किसी का सेपरेट आएगा, समेशन भी, और इसके डिनोमिनेटर में ये टर्म भी। ठीक है, तो सबसे पहली टर्म हमारे पास ये बनती है, क्योंकि ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस वजह से इसको सबके साथ लिख लेना है। वो मैं स्टेप नहीं कर रही क्योंकि लेंथी हो जाएगा काफ़ी। ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है। तो यहाँ भी लिखते हैं एच कट बाय 2m ओमेगा की पावर 3/2, और इसके साथ ये वाला सारा मैं लिख रही हूँ, और √n-1 n भी था, n-2, और कैट है इसका ब्रैकेट दोनों मिला के m, और ये n-3। तो ये इसका होल स्क्वायर लिखना है हमने। ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में है EN(0) माइनस EM(0). ठीक है, हर टर्म के साथ ये चीज़ हमें लिखनी है, ये और ये हो गया। तो एक और समेशन साइन आ गया, और इसके साथ भी यहाँ पे एच कट बाय 2m ओमेगा आएगा। ठीक है, और दूसरी टर्म क्या है, ये है 3n √n m n-1। ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर बनेगा डिवाइडेड बाय ये EN(0) माइनस EM(0). ठीक, सबका हमने ये करना है ऐसे ही। ये टर्म आ जाएगी अब सारी। ठीक, समेशन खत्म होगा, और ये ओके 3 टर्म्स हमने लिख दी, और ये लास्ट टर्म पे लिखते हैं आप। लास्ट टर्म ये है, और ये इसका कैट ब्रा, और इसके डिनोमिनेटर में भी EN(0) माइनस EM(0). ठीक है, और ये पूरी ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, क्योंकि ए स्क्वायर सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन 4 का मैं नाम दे देती हूँ। वैसे तो असूलन ये जो वैल्यू है ये, ठीक है, ये है ना सारी, तो यहाँ पे अगर आप इंसर्ट करते तो उसका होल स्क्वायर बनता, तो जिसको आपको ओपन करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि इसमें ये बात भी आ जाती है ना कि इनके इंडिविजुअल स्क्वायर के अलावा जो टर्म्स स्क्वायर ओपन करने के बाद भी बनती थी ना, वो सारी टर्म्स ज़ीरो हो जाती हैं ऑर्थोगोनैलिटी की वजह से। ठीक।
ठीक है। तो इस वजह से कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए मैंने ये डायरेक्टली क्या किया है कि हर टर्म इलादा लिखी, उन पे समेशन इलादा कर दिया, डिनोमिनेटर सब पे इलादा कर दिया और उनका अपना अपना स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। वो स्टेप बचाते हुए ये फिर आपको इस चीज़ को एक्नॉलेज करना है कि वो स्टेप आता था, लेकिन ये मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि वो फिर मैटर नहीं करता, वो सारी टर्म ज़ीरो हो जाती है और हमेशा ऐसा होगा। तो मैथमेटिकली जैसा आपको बताने के लिए कि ये कंसिस्टेंट है और आपको बस पता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप इस चीज़ को करें। तो ये चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है, जो कि आगे ज़ीरो ही उसने बनना था। तो और ऑलवेज दैट सेटिस्फाइज, दैट इज़ वाई मैंने ये डायरेक्ट। सो अभी इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हुए बहुत ही सिंपल सी कंडीशन लगती होती है, तो वो हम करते हैं। सो सबसे पहले ये टर्म है, ठीक है। अब ये टर्म इस पर समेशन रन कर रहा है और m की वैल्यू n नहीं है, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये कैट है, कैट ब्रा इस तरह से m और यहाँ पे n-3। ये जो टर्म होती है ना, हर जो है रिलेशन उसमें ये जो टर्म है ना, ये डिटर्मिन करेगी कि m की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हर जगह पे जो ये है कैट ब्रा है, इसमें ये टर्म नॉन ज़ीरो तब होती है जब ये दोनों टर्म सिमिलर हों, ठीक है। ये और ये दोनों सिमिलर हों, उसके अलावा m की जो भी वैल्यू होगी ना वो ज़ीरो हो जाती होती है। तो इस वजह से ये जब समेशन ओपन होगा सब m वैल्यूज़ पे, तो सिर्फ वो वैल्यू बचेगी या नॉन ज़ीरो होगी जिसमें m इसके इक्वल होगा, मींस m इक्वल होगा n-3 की हर टर्म की, क्योंकि कैट डिफरेंट है तो हर किसी में m की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगी अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे जो आपने फिर समेशन के रिजल्ट में यहाँ पे हम लिखेंगे, मेंशन करेंगे, मैं करती हूँ। इन फर्स्ट टर्म यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इन फर्स्ट टर्म only m is equals to n-3 term will survive out of summation। ये वाला जो हमारा समेशन है, ठीक है। ये जब आप ओपन करेंगे सिर्फ ये वाली टर्म नॉन ज़ीरो होगी और सारी ज़ीरो हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब क्या करना है, हर किसी में m की जगह हमने यहाँ पे n-3 पुट करेंगे इस वाली टर्म में, क्योंकि कैट में क्या है n-1 है, तो यहाँ पे m की वैल्यू n-1 पुट करेंगे। यहाँ पे कैट जो है उसमें n+1 आता है, तो m की जगह n+1 पुट करेंगे और यहाँ पे हमने बस ये करना है। फिर उसके बाद सिचुएशन एंड पे आ जाएगी, ठीक है। आई मैं ये बोल रही थी कि आई प्रॉमिस ये भी ख़त्म होने वाला है, तो आपने परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे ये समेशन क्योंकि ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने यही सिचुएशन अप्लाई कर दिया। तो √n-1 n भी था इसके साथ, n-2 ये मैं दोबारा लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे था ये m की जगह n-3 आप पुट करेंगे यहाँ पे भी ये चीज़ होती है 1 के इक्वल, तो ये आगे वैसे भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी लिखना तो था। तो इसकी डिवीजन में है en(0) माइनस यहाँ पे em(0) था, m की जगह हमने क्या पुट करना है n-3 और 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। और फिर प्लस का साइन h²/2m⁻³ और ये 3n√n इसमें आ जाएगा n-1, क्योंकि यहाँ पे कैट में n- था ना, यहाँ पे m की जगह n-1 पुट करते जाएँ आप, और डिवीजन में आ जाएगा en(0) माइनस en-1, ठीक है। जिसमें जो कट है ना m की जगह आपने वो पुट करते जाना है, तो समेशन का साइन ख़त्म हो जाएगा। फिर हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे। अब ये वाली टर्म ये मैं लिख चुकी हूँ, अब ये लिख रही हूँ 3 × n+1 की पावर 1/2, और ये m है, यहाँ पे भी n+1 है ना कट, तो यहाँ पे भी n+1 आ जाएगा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर, इन पे स्क्वायर नहीं है, ये ऊपर वाली टर्म्स पे सिर्फ स्क्वायर है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, ओके। और प्लस का साइन अब लास्ट वाली टर्म रह गई है, तो अभी इसका फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा थोड़ा सा। ये क्योंकि पर्टिपेशन के सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो बहुत लेंथी होते हैं, बहुत लेंथी, तो ये क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डिटेल में करवा रही हूँ ना, तो इसलिए वीडियो भी लंबी हो गई है काफ़ी। तो n+3 यहाँ पे भी, क्योंकि हर स्टूडेंट को डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, किसी को बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, किसी को इतनी नहीं चाहिए होती। तो आप अगर नहीं चाहिए ज़्यादा तो आप स्किप तो कर सकते हैं, लेकिन जिसको ज़्यादा चाहिए अगर मैं कम कर दूँगी तो वो फिर मैं उसके लिए सेपरेटली वीडियो तो नहीं बना सकती, क्योंकि हू नोज़ के कौन किस वीडियो को क्लिक करता है। तो इसलिए एक ही वीडियो में मेरी कोशिश होती है कि हर स्टूडेंट की अकॉर्डिंगली हो सके। तो ये प्रॉब्लम्स टफ होते हैं, इनमें सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो कैट ब्रा है ना, ये सारे 1 हो जाएंगे, इनकी वैल्यूज़ होती है 1, ठीक है। तो ये तो हट जाएंगे फिर। तो ये अब हमारे पास क्या आ गया, ये सिंपल आ गया। अब हमने क्या करना है, इनके स्क्वेयर्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये en(2), क्योंकि ये h²/2m⁻, मैं आप कॉमन ले लेती हूँ
की पावर 3/2 तो पहले से थी, लेकिन इसके हर किसी के ऊपर स्क्वायर है ना, तो इस स्क्वायर के साथ ये बाहर में कॉमन ले लेती हूँ ताकि सिंपल हो जाए। ठीक है, अंदर बच जाएगा, ये मैंने कॉमन ले लिया है, अंदर इसका स्क्वायर बच जाएगा। इसका स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बच जाएगा। और उसके डिनोमिनेटर में है en(0 माइनस en(3)(0). इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, ये 2 मिनट में आ जाएंगी। ठीक है, इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, ये तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, इसको भी कॉमन ले लिया। 3n अंडर रूट n का स्क्वायर आएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, n का स्क्वायर n स्क्वायर, अंडर रूट n का स्क्वायर क्या होता है n। यहाँ पे आ गया en(0 माइनस en(1)(0). ठीक है, अब ये तो कॉमन ले लिया था, इसका स्क्वायर लेते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9, बारी बारी सबका ले लेते हैं। n+1 का स्क्वायर क्या होगा, n+1 का स्क्वायर, n+1 की पावर 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 कैंसिल, अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, तो n+1 आ जाएगा उसका। और इसके डिनोमिनेटर में en(0 माइनस en+1)(0). ठीक हो गया। और ये लास्ट टर्म है, ये कॉमन ले लिया था, इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली आ जाएगा n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 डिवाइडेड बाई en(0 माइनस en+3)(0). ठीक है, कहाँ से चले थे, कहाँ पे आ चुके हैं, काफ़ी सिंपल फॉर्म आ चुकी है। अब इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, पुट करते हैं, फाइनल सॉल्व होगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड है ना en(0). ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिमिलर यहाँ पे मैं जस्ट इन जनरल em(0) के लिए लिखती हूँ। ये होता है 0th ऑर्डर एनर्जी की एक्सप्रेशन जो कि होती है, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है ओरिजिनल, उसकी जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं m+1/2 इंटू h⁻. ये m में मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि यहाँ पे कहीं पे n-3 है, कहीं पे n+1 है, तो आपको इशू ना हो, बस आपने रिप्लेस कर देना होगा m की जगह वो वाली वैल्यू जिसका आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो en(0) की अगर आप निकालें तो क्या आ जाएगी, n+1/2 h⁻. ठीक है, m की जगह n लिख देना है। अब en-3 की अगर आप फाइंड आउट करना चाहें, माइनस बाद निकालेंगे, पहले इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो m की जगह n-3 लिखते जाएँ, m ये है ना, n-3 लिख दें, ये इसकी वैल्यू होगी। फिर आता है en-1/0, जो रिक्वायर्ड है ना वो लिखते जाएं। और फिर en+1/0 की वैल्यू भी चाहिए, लिखते जाएं। लास्ट में इसको सॉल्व करें, en+3/0 की भी चाहिए, तो ये जस्ट m की जगह ना आप ये लिख दें। अब इनके सब्ट्रैक्शंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। en(0 माइनस, ये आप रफ ऑफ में करेंगे, वहाँ पे जस्ट पुट कर देंगे। en(0) क्या है, ये है, और ये, तो इन दोनों को माइनस करते हैं। h⁻⁻ वैसे कॉमन है ना, तो वो कॉमन ही रहने दें इनको आपस में। पहले आएगा ये, फिर माइनस का साइन लें और ये आगे टर्म आएगी माइनस का साइन, फिर आगे ब्रैकेट यूज़ करनी है क्योंकि माइनस अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये ऐसे n+1/2 माइनस इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो -n+3 -1/2 साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर आ गया 3h⁻. ठीक है, तो नेक्स्ट चाहिए हमें en(0 माइनस en-1/0. h⁻, अगेन कॉमन, ये पहले आ जाएगा n+1/2 माइनस इंटू n-1 वाले की जो वैल्यू है ना वो ये है। ये माइनस के आगे ब्रैकेट ज़रूर यूज़ करनी क्योंकि आगे साइन चेंज होंगे। ठीक है, या ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये सिर्फ बच जाता हो। ठीक है, और फिर आता है en(0 माइनस en+1/0. तो अगेन एज कट, वो यहाँ पे n+1/2 है इसकी वैल्यू थी n+1 + 1/2. ठीक है, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, माइनस के साथ h⁻ आ गया, तो en(0 माइनस en+3/0 आप कहते हैं। इसका आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, ये आप खुद कंफर्म कर सकते हैं। तो ये इनके डिनोमिनेटर्स के आंसर्स मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं, तो वो इनकी जगह आप लिखेंगे। ओके, लिखते हैं। ए स्क्वायर हो गया, अच्छा ये स्क्वायर है और ये इसका 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एज कट का क्यूब आ जाएगा ऊपर, नीचे वालों का भी क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, m का क्यूब होता है m क्यूब और ओमेगा क्यूब। इसको सॉल्व कर लिया, अंदर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, लगे हाथ इनको आपस में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है, n इंटू n माइनस, पहले n को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, n² माइनस n आ जाएगा। इसको इससे किया, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में उसके साथ कर देंगे। डिनोमिनेटर में en(0 माइनस en(-3)/0 की वैल्यू पुट करते हैं जो कि थी 3h⁻. ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी, ऊपर आ गया 9n³ डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू क्या आई थी h⁻.
फिर ये वाली टर्म आ जाएगी, ये हो गया 9 इंटू n प्लस 1 का होल क्यूब, दोनों क्यूब हो गए, डिवाइडेड बाय इसमें आई थी माइनस एच कट ओमेगा, फिर प्लस फिर आएगी ये टर्म n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 टू n प्लस 3, इसकी वैल्यू आई थी माइनस 3 एच कट ओमेगा। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, प्लस माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये सारी सिचुएशन और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे हमने ये करना है। तो पहले मैं ये n स्क्वायर माइनस n इनको रफ वर्क में पहले अलग से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि वो खिचड़ी ना पक जाए, तो इसको इक्वेशन 5 का नाम दे देती। तो ये इसको और इसको मैं अलग से मल्टीप्लाई करके और इसको भी तो आंसर्स लिखूँगी। तो ये n स्क्वायर को पहले n माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, n स्क्वायर n से मल्टीप्लाई होगा तो n क्यूब, n स्क्वायर जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2n स्क्वायर, माइनस n जब n से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस n स्क्वायर, माइनस n जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2n, तो n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसका लिखते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे कर देंगे या इन दोनों को कर देते हैं। ओके, n प्लस 1 एज इट इज़ रहने देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, n को n से करेंगे तो n स्क्वायर, n को 3 से, 2 को n से, 2 को 3 से, तो ये n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 आ गया। आप इनको इनसे करते हैं, n को सबसे करें तो आपके पास आ जाएगा ये, 1 को सबसे करें तो वही चीज़ आ जाएगी, प्लस माइनस करते हैं, n क्यूब प्लस 6 5n स्क्वायर और ये 6n स्क्वायर हो जाएगा, 6n और 5n कितना होता है 11n प्लस 6, तो ये इसका आंसर। ठीक है, और ऊपर है 9 इंटू n प्लस 1 का होल क्यूब, तो ये करते हैं 9 n प्लस 1 का होल क्यूब होता है n क्यूब प्लस 1 क्यूब जो कि 1 ही होता है प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3, a प्लस b का होल क्यूब, वो फार्मूला आप इसके लिए अप्लाई करें तो आपके पास ये आंसर आता है 3n, सॉरी ठीक है, एक n इसमें भी, तो ये इसका आ चुका है। और आप पुटिंग करते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा en(2) a स्क्वायर एच कट क्यूब ओवर 8m क्यूब ओमेगा क्यूब, सबके डिनोमिनेटर में एच कट ओमेगा कॉमन आ रहा है, बाहर में कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, एच कट ओमेगा सब में मैंने कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया था, ये लिख देती हूँ, n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n डिवाइडेड बाई 3 है। ठीक है, एच कट क्यूब कॉमन ले लिया था, प्लस 9n क्यूब सिर्फ बच जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 आ गया, प्लस 9n प्लस 1 का होल क्यूब, तो ये है 9 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं लगे हाथ, और इसके डिवीजन में नेगेटिव था ना तो ये नेगेटिव इधर कर देती हूँ, और 9 इन सब से मल्टीप्लाई करें तो 9n क्यूब प्लस 9 प्लस 9 3 27n स्क्वायर प्लस 9 3 27n आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन नेक्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लाई करना होगा अंदर, फिर ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, -1/3 इंटू इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया था, लिखते हैं। ठीक हो गया, अब इनका हमने एलसीएम लेना है और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। या ये करते हैं कि अंदर को 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक ये भी तरीका है इसको करने का, तो अंदर मल्टीप्लाई और बाहर डिवाइड कर देते हैं। तो अंदर मैं 3 का मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ, बाहर डिवाइड, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एच कट क्यूब बाय बाहर डिवाइड करना था और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 3 इसके साथ कैंसिल, यहाँ पे इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया है n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 9 3 27 n क्यूब माइनस 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 9 3 27 n क्यूब माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 3 क्या होता है 27 अगेन माइनस साइन के साथ प्लस माइनस माइनस और 27 3 81 होता है n स्क्वायर और माइनस 27n और 81n 3 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन भी आएगा और ये माइनस साइन इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर माइनस 11n माइनस 6। तो अब इन सबको हमने ऐड प्लस करना है और हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर, एक एच कट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एच कट स्क्वायर बच जाएगा, नीचे आ जाएगा 8m क्यूब ओमेगा, अच्छा ओमेगा क्यूब था ना पहले यहाँ पे, हाँ सॉरी यहाँ पे ओमेगा क्यूब ही था, तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब है तो यहाँ पे ओमेगा की पावर 4 हो जाएगी, 1/3 हमने कॉमन लिया हुआ है।
तो ये है n क्यूब वाले पहले सॉल्व करते हैं। तो ये 27 n क्यूब और माइनस 27 ये तो कैंसिल हो गया, ये n क्यूब और माइनस n क्यूब भी कैंसिल हो गए, ठीक है। अब n स्क्वायर वाले रह गए, n क्यूब वाले सारे कैंसिल हो गए। n स्क्वायर वाला ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, इनको ऐड करते हैं, -3n स्क्वायर माइनस 81n स्क्वायर और -6n स्क्वायर, ठीक है। तो इनको ऐड करना है हमने, तो आंसर आएगा -n स्क्वायर। ऑब्वियसली 81 में हमने 9 ऐड करना है तो 90 बनता है, 90n स्क्वायर। ये सॉल्व हो गया। अब 2n वाले करते हैं। 2n है ये, -81n -11n प्लस 2n है, -81n है -11n है, इसको करना है। तो 1 और 1 होता है 2, 8 और ये हो गया 9 -19, ये आ जाएगा -19n, ठीक है। और अब ये आ जाएंगे कॉन्स्टेंट्स, तो ये है -26 और -27 और -6, तो ये हो जाएगा -7 3 1 33। ओके, अब ये 3 अंदर डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है ना, सब पे सेपरेटली 3 डिवाइड हो जाएगा। ओके, माइनस कॉमन भी ले लेते हैं, कॉमन ले लिया मैंने, तो ये 3 30 का होता है, 30n स्क्वायर -30n और प्लस क्योंकि कॉमन ले लिया, और ये 11, ठीक है। तो ये आ चुका है फाइनल आंसर फॉर सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर विथ क्यूबिक परटर्बेशन, ठीक है। +-ax³ दोनों के लिए सेम आंसर आएगा। और फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन 0 आई थी, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन ये आई है, जिसमें n को डिफरेंट वैल्यूज़ देते हुए आप डिफरेंट इसकी स्टेट्स के लिए एनर्जी करेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दूसरी प्रॉब्लम्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इट हेल्प्स मी। सो दैट्स इट।